नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं विश्वमोहन और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ पूजा त्रिपाठी हैं। योर स्टॉक्स में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक देंगे और हमारे साथ दो मेहमान हैं आज। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और तनिषा एकेडमी से नीतिलेश पावस्कर हमारे साथ अगले आधे घंटे तक होंगे, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन फटाफट से एक बार बाजार की चाल भी देख लेते हैं, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन के बाद जिस तरह से बाजार में रिकवरी दिख रही है, 17,600 के ऊपर निफ्टी चला गया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ दिन के निचले स्तरों से अगर बात करें तो करीब करीब 300 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से यहाँ पर दिख रही है। पूजा, पॉलिसी की बातें क्या है? क्या लग रहा है आपको कि पॉलिसी में आज ऐसा क्या कुछ हुआ जो बाजार को सपोर्टिव लग रहा है बाजार के लिए? बिल्कुल, देखिए पॉलिसी में सबसे पहले तो सरप्राइजिंग मूव जो आया आरबीआई गवर्नर की तरफ से, और उन्होंने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, तमाम इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्याज दरों को फिलहाल आरबीआई ने होल्ड किया हुआ है। और हमने कुछ दिन पहले जब ऑस्ट्रेलिया की वहां पर सेंट्रल बैंक की बैठक हुई थी, तो वहां पर भी ब्याज दरों को होल्ड किया गया था। तो इस वक्त जो इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक है वो वेट एंड वॉच मोड में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने ये एक तरह से वार्न किया है कि नजर महंगाई पर कड़ी बनी रहेगी, और बीच बीच में अगर उसको लेकर कोई कड़े फैसले लेने पड़े तो वो आरबीआई बेशक ले सकती है। तो इस तरह की चेतावनी भी यहाँ पर दी है कि इसमें ढील नहीं बरती जाएगी। फिलहाल अगर अभी देखें तो कंफर्टेबल सिचुएशन में है। ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर आरबीआई बार बार अपने स्टेटमेंट में भी फोकस कर रही थी, तो यहाँ पर अभी फिलहाल फोकस बना हुआ है। और अच्छी बात ये थी कि अपने स्टैंड को बनाए रखते हुए आरबीआई ने जो महंगाई का अनुमान है वहां पर भी कमी कर दी है। अगर FY24 की महंगाई की बात करेंगे तो वो 5.3% से घटाकर 5.2% कर दी है। और इसके अलावा बाकी जो क्वार्टर के अनुमान है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है, मेंटेन्ड है। हालांकि अभी भी आरबीआई का जो महंगाई का जो लक्ष्य है 4%, उसके ऊपर है हम, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ सॉफ्टनिंग देखने को मिल सकती है। और जो बड़ी बातें यहाँ पर निकल कर आई, उनका कहना है कि रबी उत्पादन में इजाफा हुआ है, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े भी काफी मजबूत आए हैं, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में बढ़त देखने को मिली, कंजम्पशन में सुधार हुआ है, ग्रामीण इलाकों में भी सुधार देखने को मिला है। तो इन सबको फैक्टर इन लेते हुए उन्होंने जो अपना जीडीपी अनुमान है वहां पर बढ़ोतरी कर दी है, जो कि काफी पॉजिटिव था। FY24 के लिए जीडीपी अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया, तो ये भी पॉजिटिव निकल कर आया। और इनका कहना था कि कच्चे तेल में स्थिरता और नॉर्मल मॉनसून को देखते हुए अभी फिलहाल महंगाई अनुमान में उन्होंने कमी करके रखी हुई है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि भारत में बैंकों में लिक्विडिटी और पूंजी की स्थिति मजबूत है, बैंकों के एसेट क्वालिटी में सुधार भी देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में अगर भारत की बात करें तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है और हर एक सेक्टर अच्छा ही प्रदर्शन कर रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में एक कमजोरी रह सकती है, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल चिंताएं काफी हावी हैं, तो उसको देखते हुए इस पर कड़ी नजर बनी रहेगी। लेकिन आगे की अनसर्टेनिटी जो है वो सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स को ही लेकर है। इस वजह से उनका ये भी कहना था कि कोर महंगाई दर में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, बट ओवरऑल उनका मानना है कि आगे थोड़ी बहुत सॉफ्टनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बयान भी आरबीआई की तरफ से निकल कर आए, लेकिन ओवरऑल उनका यही कहना था कि महंगाई पर कड़ी नजर बनी रहेगी और इसको लेकर आगे अगर कुछ फैसला लेना पड़े तो वो लेंगे। तो लड़ाई खत्म नहीं हुई है महंगाई के कंट्रोल में करने के लिए, और आगे के फैसले और आगे के बयान पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज के लिए हमने देखा कि कोई बदलाव नहीं हुआ और वही चीज बाजार को पसंद भी आ रही है। दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त मार्केट कारोबार कर रहा है। ओके, चलिए, बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर है और निफ्टी को अगर आप देखें तो 17,610 के ऊपर है। वीकली एक्सपायरी का दिन है। अविनाश जी, क्या लग रहा है ये तेजी बैंक निफ्टी की और निफ्टी की जो तेजी दिख रही है डे हाई पे है, ये तेजी आगे और बढ़ने वाली है? किस तरह का रुख लग रहा है बाजार का आने वाले समय में? देखिए, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो मार्केट डेफिनेटली तेजी का मूड ही रखेगा, क्योंकि आज का जो आरबीआई डिसीजन का जो फैसला आया है वो डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद आ गया है। मार्केट अनुमान लेके चल रही थी कि 25 बेसिस पॉइंट की हाइक आएगी, लेकिन पॉज आने के बाद ऐसा लग रहा है कि गवर्नर साहब भी ग्रोथ को ज़्यादा अहमियत देना चाहते हैं और इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते नहीं है तो डेफिनेटली ग्रोथ के लिए और जगह बनेगी।
मेरे ख्याल से मार्केट अभी आने वाले हफ्तों में जो Q4 के नतीजे हैं उनके लिए इंतजार करेगा, क्योंकि देखिए कमेंट्री जो आएगी प्लस जो नंबर्स आएंगे उससे मार्केट को अंदाजा आएगा कि आने वाला साल का आउटलुक कैसे रहेगा। तो नियर टर्म में तो डेफिनेटली तेजी बरकरार है। ऊपरी लेवल पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो, बट डेफिनेटली मार्केट्स एक बात जरूर कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रवैया आपको अपनाना चाहिए, और डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी शेयर्स अगर थोड़ी गिरावट भी होती है तो आपको खरीदना चाहिए। तो ओवरऑल इंडेक्स एक छोटे दायरे में रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफी अच्छी तरह से आपको आगे भी देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी। बिल्कुल। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अब यहाँ से काफी दिखेगा, और अब जो नजर होगी बाजार की, अब अर्निंग सीजन की भी शुरुआत हो ही चुकी है, तो उस पर अब नजर रहेगी, और इंडेक्स दायरे में रह सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए इस वक्त। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और ऐसे में आपके भी काफी ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है, आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, उसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, और इस बीच व्हाट्सएप के जरिए कुछ सवाल भी मिल रहे हैं हमें। सतीश जी का सवाल आया है एनबीसीसी पर। इन्होंने 100 शेयर 35 रुपए के आसपास लिया हुआ था, 35-32 के आसपास इन्होंने एंट्री यहाँ पर की हुई है एनबीसीसी में। बीच में एनबीसीसी को ऑर्डर मिलने की खबरें भी काफी ढेर सारी आ रही थी, और हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में ही करीब करीब 13% की तेजी भी इस स्टॉक में देखने को मिली है। थोड़ा उसी तेजी में लगता है इन्होंने एंट्री कर ली थी। आज हल्की कमजोरी भी नजर आ रही है एनबीसीसी में। तो एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। नीतिलेश, एनबीसीसी के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? काफी हल्का मुनाफा हो रहा है, इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है इस वक्त, तो बने रहना चाहिए और तेजी के लिए? मुझे लगता है कि जब तक ये 38 को क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा। आज का जो हाई बना था, मतलब ये वीक का जो हाई है वो काफी क्रूशियल है, 37.75 से लेके 38। इसको अगर ये क्रॉस कर देता है तो एक बार फिर से 42-43 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। ये वीक का जो लो है 35 रुपीज का, वो एक स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हो, क्योंकि मार्केट ओवरऑल अभी तेजी का मूड में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम ऊपर के साइड में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये व्यू है एनबीसीसी को लेकर, लेकिन अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ब्रजेश हैं मिर्जापुर से। ब्रजेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर ब्रजेश उपाध्याय मिर्जापुर से। हाँ बोलिए सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर मैंने अडानी पावर लिया था 300 के रेट में। ओके, 300 के रेट में लिया, यानी पुरानी खरीद है आपकी, मुझे लग रहा है। जी 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 सर। ये पिछले साल के आसपास खरीद होगी, करीब 2022 की खरीद होगी? नहीं सर, ये हेडनबर्ग का जब न्यूज आया था उससे पहले का मेरा वो है। ओके, ये 300 के ऊपर तो क्या कितना नजरिया है, कब तक होल्ड कर सकते हैं आप इसको? सर 1 साल तक। अविनाश जी, ब्रजेश जी के पास 300 रुपए की खरीद है अदानी पावर की, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी तो इस लेवल पे तो इनको होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि हेडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जिस प्रकार की कटाई आ गई है, मैं इनको सजेस्ट नहीं करूंगा कि लॉस में ट्रांजैक्शन बेच दे। लेकिन एक अच्छी बात हो गई कि पावर टैरिफ्स अभी आने वाले एक समय में बढ़ने वाले हैं। जैसे मुंबई में अडानी इलेक्ट्रिसिटी और टाटा पावर को टैरिफ इंक्रीज मिला है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पावर जनरेशन कंपनीज को टैरिफ इंक्रीज मिलने की अपेक्षा है। और दूसरी बात मैं यही भी कहूंगा कि देखिए पावर जनरेशन का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, और इस बहाने डेफिनेटली अडानी पावर को भी फायदा होगा। लेकिन नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का रखिए, क्योंकि देखिए ये ग्रुप बहुत वोलेटाइल हो चुका है। ऊपरी लेवल से स्टॉक टूटा है, अभी भी मामला गर्म है, और मैं नहीं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी। तो नजरिया कम से कम 12-18 महीने का रखिए और होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली फंडामेंटल्स चेंज होंगे और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इनको अगर हो सके तो ये थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि 300 की खरीद है और अभी भाव कुछ 180-190 चल रहा है, तो थोड़ा सा एवरेज भी करेंगे तो मेरे ख्याल से इनको इनके कॉस्ट प्राइस में थोड़ा सा फर्क मिलेगा। तो टाइम फ्रेम 12 to 18 मंथ रख के यहाँ पे होल्ड करें। ओके, तो होल्ड करने की राय, अब जो दिक्कत थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको वो वापस से वो लेवल्स देखने के लिए, तो थोड़ा समय दीजिए, होल्ड करिए अभी फिलहाल स्टॉक को। अगला सवाल
ले लेते हो, ये भी व्हाट्सएप के जरिए हमें आया है अनिल जी का। पहला सवाल है इनका ट्राइडेंट पर। 1300 शेयर इन्होंने 65 के भाव पर लिए हुए हैं ट्राइडेंट में, और हम देख सकते हैं कि काफी पहले की इनकी खरीद लग रही है। काफी ऊपरी लेवल पर इन्होंने ले लिया था जब ट्राइडेंट चला था, उस दौरान इन्होंने यहाँ पर एंट्री ले ली थी, और फिर वो लेवल्स तो वापस दिखाई नहीं दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी इनको हो रहा है। ट्राइडेंट अगर पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो करीब करीब 22% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है ट्राइडेंट में। तो भारी नुकसान हो रहा है इनको 50,000 रुपये के आसपास का। यहाँ पर अविनाश जी आप ही सजेस्ट करिए, ट्राइडेंट तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है इनके खरीदारी के भाव से, अभी क्या करें? कोई आउटलुक बन रहा है आपका? किसी तरह की कोई उम्मीद है यहाँ पर रिकवरी की, या फिर निकल जाना बेहतर होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी टूट चुका है और उन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है। मेरे ख्याल से नजरिया मेरे ख्याल से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा वीक ही लग रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो जो भी कैपिटल ये बनाते हैं अभी, इसमें कोई बैंकिंग स्टॉक में या कोई ऑटो कंपोनेंट के स्टॉक में अगर ये पैसा लगाए, जैसे कि मदरसन सुबी है या मान लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा आएगा। इनफैक्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अगर ये खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेस अपडेट आया था वो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ा सा स्विच करके ये 2-3 शेयर्स में जो चाहे वो खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो कम से कम अगले 6-12 महीने के लिए ट्राइडेंट में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, और इनका भाव भी ऊपरी लेवल का है। तो स्विच टू उज्जीवन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये शायद विकल्प अच्छा रहे, जहां पे वो अपना लॉस रिकवर करके थोड़ा सा मुनाफा अगले 6-12 महीने में कमा सकते हैं। बिल्कुल, ट्राइडेंट आज ज़रूर हल्का ऊपर दिख रहा है, लेकिन आपके लेवल्स आएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है और काफ़ी समय भी लग सकता है। तो आपके नुकसान भी क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी भरपाई करनी है। तो ये कुछ स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक हैं जहाँ पर अगर आप एंट्री करेंगे तो आपके जो नुकसान की भरपाई है वो तेजी से हो सकती है। अगला सवाल इनका ब्राइटकॉम पर आया है, और यहाँ पर भी इनको भारी नुकसान हो रहा है। क्वांटिटी भी काफी ज्यादा ली हुई है, करीब 1300 शेयर्स लिए हुए इन्होंने 26 रुपए 90 पैसे के भाव पर, और वहां से भी स्टॉक काफी ज्यादा टूट चुका है। नितिलेश क्या सजेस्ट करेंगे? कोई बाउंस की उम्मीद है इस स्टॉक में, या फिर यहाँ से भी एग्जिट कर ले? देखो, जब तक ये स्टॉक को अपर सर्किट लग रहा है तब तक पोजीशंस को होल्ड रखे। थोड़ा सा बाउंस मिल सकता है 20 रुपए के आसपास, लेकिन ऊंचाई में एग्जिट का ही राय होगा। ऐसे स्टॉक को ज्यादा होल्ड ना करें, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुका है। तो मेरा तो एग्जिट का ही राय है, लेकिन जब तक इसमें ऊपर अपर सर्किट लग रहा है तब तक आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, लोअर सर्किट के ऊपर थोड़ा सा 10 पैसे का हमेशा एक स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। चलिए, तो ये व्यू है आपके लिए ब्राइटकॉम ग्रुप पर। लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, प्रीतम है महाराष्ट्र से। प्रीतम, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास सियाराम सिल्क के 40 शेयर है। ओके, 504 से बाइंग है इसकी प्राइस। क्या बाइंग का भाव क्या बताया? 566 रुपए का? हाँ, बराबर। ओके, अविनाश जी, और क्या एक दूसरी बात, और एक दूसरी धानी सर्विसेज जो है उसके बाद मेरे पास 1000 शेयर है उसके। ओके, धानी सर्विसेज, हालांकि एक बड़ी गिरावट के बाद अब पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर खरीदारी तो दिख रही है। और दूसरा सियाराम मिल्क सिल्क, पिछले साल के खरीदारी होगी 2022 की आपकी, मुझे लगता है। और हाल में एक रिपोर्ट भी आई थी अविनाश जी, जिसमें विजय केडिया क्वार्टर थर्ड की आई थिंक वो रिपोर्ट थी, जिसमें विजय केडिया इसमें कुछ हिस्सेदारी खरीद रहे थे सियाराम सिल्क में। क्या करना चाहिए इनको? इनके खरीद भाव से सिर्फ 100 रुपए नीचे है अभी सियाराम सिल्क। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि सियाराम सिल्क एक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्सटाइल गारमेंट प्लेयर है, और हालांकि इन्होंने ऊपरी लेवल पे ये शेयर जरूर खरीदा है, लेकिन नजरिया अगर अगले 1 साल का है तो मैं समझता हूं कि इनको तो इस भाव पे खरीदना चाहिए। नंबर्स मार्च क्वार्टर के भी काफी अच्छे आने की उम्मीद है, प्लस जिस प्रकार का अभी ओवरऑल टेक्सटाइल मार्केट चल रहा है, यहाँ पे उम्मीद है कि रॉ मटेरियल का जो खर्चा, मेन जो विस्कोस और कॉटन की जो कीमतें हैं वो भी थोड़ी से कम हो चुकी है, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। रही बात विजय केडिया जी को, तो इन्होंने भी थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे खरीदा है। इन्वेस्टर ने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर वो एवरेज करता है और करीबन 12-15 महीने का टाइम फ्रेम रखता है तो इनको डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी अच्छे हैं, ओनली थिंग उन्होंने थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है, तो मेरी राय में होल्ड करे, अभी नुकसान में ना बेचे।
ओके, चलिए एक और उनका सवाल था अविनाश जी, वो था धानी सर्विसेज पे। धानी सर्विसेज बड़ी गिरावट के बाद अब पिछले 5 दिनों में 50% चल चुका है। क्या हो रहा है इस शेयर में, क्यों इस तरह की तेजी दिख रही है? क्या फंसने का तो डर नहीं है, और इनके पास अगर है तो होल्ड करे, आगे और तेजी की संभावना दिख रही है क्या? देखिए, ये बहुत ही इनकंसिस्टेंट प्लेयर परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और पहले भी हमने देखा था कि ऐसे वोलेटाइल मूव शेयर दिखाता है, उसके बाद वापस बिकवाली का प्रेशर आता है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर इनका नजरिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, तो मेरे ख्याल से एक उछाल में थोड़ा सा इनको निकल जाना चाहिए। दूसरे अच्छे कंपनीज, कैपिटल गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, उसके बाद रियल एस्टेट, सीमेंट ऐसे अवेलेबल है। तो यहाँ पे निवेश करने के मौके उनको ढूंढने चाहिए। धनी से मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा ट्रिगर एटलीस्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बनेगा। तो ये स्टॉक काफी वोलेटाइल है, तो उछाल में निकलने की राय। ओके, ठीक है, तो उछाल में निकलने की राय, क्योंकि धनी सर्विसेज भी काफी ज्यादा टूट चुका है। हालांकि तेजी जरूर आ रही है, बट ये निकलने के मौके दे रहा है आपको, तो बने मत रहिए। आपके बाइंग के प्राइस के आसपास आता है या फिर कोई भी उछाल मिलता है तो निकलने की सलाह होगी स्टॉक से। इस बीच देखिए, आपके स्क्रीन पर एक खबर फ्लैश हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट आज किरीट पारिख कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। इस खबर को लेकर थोड़ी अटकलें भी तेज हो रही हैं, और हम आपको बता दें कि इसमें गैस प्राइसिंग को लेकर कुछ फैसला निकल कर आ सकता है। उसके प्राइस बैंड को फिक्स करने को लेकर कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर आ सकता है। तो क्या आउटकम आता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, और स्पेशली इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और जिसके चलते तमाम गैस स्टॉक, ऑयल एंड गैस स्टॉक यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी खबरों को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप से अतुल पारेख जी का भी सवाल आया, और इनका सवाल है एचडीएफसी लाइफ पर 200 शेयर जिन्होंने 666 के भाव पर लिया हुआ, और इनके खरीदारी से भी काफी नीचे आ चुका है स्टॉक। करीब 500 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है इस वक्त। इस बार भी राय ले लेते हैं। नीतिलेश, थोड़ा नुकसान हो रहा है इनको एचडीएफसी लाइफ में, क्या करें, और स्टॉप लॉस भी सुझाइए। देखो, यहाँ पे 480 490 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। जब तक ये प्रीवियस रेंज को, जो पहले का एक सपोर्ट एरिया था 520 से लेके 530, इसको ऊपर में ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक मुझे नहीं लगता इसमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए पोजीशंस को है वो कम से कम 490 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। 410 से लेके 430 530 इस रेंज में अगर कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो एक अप मूवमेंट मिल सकता है आपको। वो स्टॉक को तकरीबन 570 से लेके 580 ये लेवल तक लेके जा सकता है, लेकिन उछाल में एग्जिट का ही राय होगा। ठीक है, तो कोई भी उछाल मिलता है तो एग्जिट करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है, जो ट्रेडिंग का नजरिया है आपका। तो अगले दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं आलोक। आलोक जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरे पास बीएससी के शेयर हैं, 600 शेयर हैं, और 600 के ही रेट पे एवरेज पड़ रहे हैं बोनस के बाद, और मैं अभी 1 साल तक रुक सकता हूँ, क्या करना चाहिए? अच्छा, ठीक है, लेकिन एवरेज भाव के भी काफी नीचे आ चुका है शेयर। अगर 600 रुपए, ये शेयरों की संख्या चेंज कर देते हैं, 600 शेयर्स, और इनका जो एवरेज प्राइस आ चुका है वो 600 आ चुका है। यहाँ पर कुछ बोनस एडजस्टमेंट भी हुआ है। क्या करें अविनाश जी, बीएससी में 1 साल के लिए होल्ड किए रहना सही रणनीति होगी, या फिर कहीं और अपना निवेश स्विच कर ले? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी 450 का जो रेट है वो मेरे ख्याल से एक बॉटम प्राइस हम समझ सकते हैं, क्योंकि सारे नेगेटिव्स प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निवेशक को थोड़ा सा समय यहाँ पे देना चाहिए। देखिए, एक्सचेंज का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल होता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एनएससी के अलावा और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। एनएससी का आईपीओ आएगा तो ऑब्वियसली बीएससी में भी हलचल आपको 1 साल के बाद देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अभी डीमैट अकाउंट्स बढ़े हैं, कैपिटल मार्केट का एक्सपोजर बढ़ा है, डेफिनेटली बीएससी को उसका फायदा होगा। बट थोड़ा समय यहाँ पे देना जरूरी है, कम से कम 1-1.5 साल का अगर ये टाइम फ्रेम देते हैं तो इनका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि ये ज्यादातर स्लो मूविंग स्टॉक होते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक इतने जल्दी भागेंगे नहीं, बट फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है।
स्ट्रांग है, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बने रह सकते हैं। चलिए, लेकिन एक अहम खबर की डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ प्रकाश आ गए हैं। आज कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें किरीट पारिक कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है। रिपोर्ट भारत में उत्पादन होने वाले गैस की कीमतों का फॉर्मूला तय करने के लिए ये कमेटी बनी थी, इसकी मंजूरी मिल सकती है। और डिटेल्स के साथ प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल है। देखिए, आज शाम कैबिनेट की अहम बैठक है। 6:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से आज की बैठक में नेचुरल गैस प्राइसिंग के ऊपर किरीट पारिक कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उस पर चर्चा हो सकती है और इस बात की संभावना है कि कैबिनेट आज इस पर अपनी मुहर लगा दे। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहले ही ये प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा हुआ है और पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि जल्द से जल्द इस पर कैबिनेट अप्रूवल अगर मिल जाए तो इन सिफारिशों को लागू किया जा सकता है और इससे जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं, खासकर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस हैं, उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी और इससे कंज्यूमिंग इंडस्ट्री जो है उसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जो करंट प्राइसिंग फार्मूला है उसके हिसाब से 1 अप्रैल से कीमतें तय होनी थी, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय की ये मानना था और पेट्रोलियम मंत्रालय ये चाहता था कि किरीट पारिक कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं वो लागू हों, लेकिन कैबिनेट अप्रूवल नहीं मिला, जिसकी वजह से 1 अप्रैल से पीपीएसी ने एक नया ऑर्डर जारी किया। हालांकि जो नॉर्मल फील्ड से निकलने वाले गैस हैं उसके लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। डिफ़िकल्ट फील्ड से जो निकलने वाली गैस है उसके लिए कीमतों में कुछ कटौती की गई, इसको $12.46 से कम करके $12.12 कर दिया गया। लेकिन ये एक प्रोविजनल ऑर्डर था और पीपीएसी ने अपने ऑर्डर में लिखा कि आने वाले दिनों में नई कीमतें जो हैं फिर से जारी की जाएंगी, उसकी घोषणा की जाएगी। अब हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट के एजेंडे में है, किरीट पारिक कमेटी का जो रिकमेंडेशन है ये प्रस्ताव एजेंडे में है और इस पर आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये जानकारी देने के लिए। और इस खबर देखिए आ रही है, इसको मंजूरी मिल सकती है। उसके बाद आईजीएल एनजीएल की दोनों ही स्टॉक इस पर 2.5% ऊपर है। ये जो एस्टीमेट चल रहा है कि इसको मंजूरी मिल जाएगी, पिछले काफी समय से ये दोनों स्टॉक फोकस में थे और आज भी करीब 2.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो इस खबर पर और स्टॉक्स पर नजर रखिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। अविनाश जी, नीलेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल मुझे और दीजिए इजाजत।